बहुजन समाज पार्टी विधानसभा उचाना के अध्यक्ष भाई तिलकराज भिगाना जी आए हैं और किसान आंदोलन के समर्थन में कुछ बातें रखेंगे आपके बीच में और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे नेताओं की बात सुने। जय भीम। साथी बुजुर्ग और बच्चे सभी को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम तिलकराज भिगाना है और मैं बहुजन समाज पार्टी का उचाना विधानसभा अध्यक्ष हूँ। मेरे साथी सनी जी छात्र से हैं और मेरे भाई रतन छात्र से हैं। मेरे साथ में मेरे गांव से मेरे भाई अमन जी आए हैं और इनका भी साथ देने के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। सम्मानित साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, आज हम यहाँ पर आपके गांव के इस चौपाल के अंदर आए हैं, आपके बीच में आए हैं। तो आज हम आपको सिर्फ इतनी सी बात बताने के लिए आए हैं कि आज इस देश के अंदर और आपके समाज को तोड़ने के लिए और जोड़ने के लिए जो शक्तियां प्रयोग में लाई जा रही हैं, कौन सी शक्ति आपके समाज को जोड़ने के लिए और कौन सी शक्ति आपको तोड़ने के लिए प्रयोग में लाई जा रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज इस पूरे देश के अंदर एक मुद्दा बड़े जोरों शोरों से चला हुआ है, किसान आंदोलन। और हमारे बहुत से साथी ये बात कहते हैं कि किसान आंदोलन से हमें क्या फर्क पड़ता है। सम्मानित साथियों, मैं एक चीज बता दूं आपको कि जो किसान आंदोलन है और जो ये तीनों कृषि कानून ये सरकार लेकर के आई है, सबसे ज्यादा नुकसान अगर इससे किसी को होना है तो वो सबसे ज्यादा नुकसान इस देश का जो गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग है, सबसे ज्यादा नुकसान इस चीज का उनको ही होना है। क्योंकि कहीं भी आप देख लीजिए, किसी भी चीज के आप देख लीजिए, जब उनके स्टॉक करके उनकी कालाबाजारी की जाती है तो उसका मूल्य कितना बढ़ जाता है। जो किसान आज जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो टोल प्लाजाओं के ऊपर है, चाहे वो बॉर्डरों के ऊपर है, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे वो आपके हरियाणा के अंदर है, कहीं ना कहीं वो आपके हिस्से की भी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, ज्यादा समय नहीं, मैं आपका ओनली 5 मिनट का समय लूंगा और उस 5 मिनट के अंदर ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस देश के अंदर जो आज के समय में मोदी की सरकार चली है, बीजेपी की सरकार चली हुई है, ये कहने को बीजेपी की सरकार है, कहने को मोदी की सरकार है, लेकिन सही मायने में, रियल मायने में जो इसकी असली पावर है वो इस देश के कुछ पूंजीपति लोगों के हाथ में है, कुछ धनाढ्य लोगों के हाथ में है, जो इस देश को चलाना चाहते हैं, जो इस देश के ऊपर अपना कब्जा करना चाहते हैं। सम्मानित साथियों, जिस प्रकार से इससे पहले यहाँ पे मुगलों का शासन रहा है, अंग्रेजों का शासन रहा है, अगर आप पीछे का इतिहास उठा करके देखेंगे, जो अंग्रेजों का इतिहास आप उठा करके देखेंगे, तो उन्होंने भी इसी की तर्ज पर चलते हुए इसी प्रकार से सबसे पहले उन्होंने व्यापार को इस देश के अंदर बढ़ावा दिया और उसके बाद जो इस देश का कमेरा वर्ग है उसको उन्होंने अपने कब्जे में लेने का काम किया और उसको उन्होंने गुलाम बनाने का काम किया। तो इसी कारण उसके बाद उन्होंने इस देश की सत्ता के ऊपर काबिज हुए और इस देश के ऊपर उन्होंने राज किया। आज वही ये सरकार करने को जा रही है। अगर ये सरकार चाहती है, सही मायने में किसानों का, मजदूरों का भला चाहती है, तो क्यों नहीं एमएसपी के ऊपर कानून बनाती, क्यों नहीं स्वामीनाथन रिपोर्ट आयोग लागू करती। जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसके क्यों नहीं लागू कर रहे हैं लोग। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको वोटों के लिए बरगलाने का काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको बांटने का काम करेंगे। अभी किसान आंदोलन के चलते हुए इन लोगों ने सर छोटूराम जी की प्रतिमा को खंडित करवा दिया। अगर ये सही मायने में, कोई बात नहीं, सर छोटूराम जी को ये मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, तो क्यों नहीं जिन लोगों ने उसकी प्रतिमा को खंडित किया है उनको पकड़ करके उनको जो सजा बनती है वो दी जाए। क्यों आपसी भाईचारे को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे और अच्छी नौकरी प्राप्त करेंगे। आज हम लोग अपना भविष्य, जहाँ पे हमें अपना भविष्य का निर्माण करना था, वहां पर हम गली गली में, चुराहे चुराहे में पहुंच रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, झंडा उठाए देश के बीच में जा रहे हैं, गांव के बीच में जा रहे हैं। उसके सबसे मेन कारण क्या है कि अभी इन्होंने जो पीटीआई थे लगे हुए थे उनको हटा दिया, ड्राइंग टीचर थे उनको हटा दिया, उसके बाद अब संस्कृत टीचरों की बारी आई हुई है। तो ये जॉब देना तो बहुत दूर की बात है, तो जो दे रखी थी उसी को छीन रहे हैं। कहां से रोजगार देंगे।
उसके बाद आपके जो बच्चे पढ़ते थे कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर, इस देश के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में विभिन्न यूनिवर्सिटियों के अंदर वो लोग पढ़ रहे थे, वो बच्चे पढ़ रहे थे, तरह तरह की वो डिग्रियां कर रहे थे। कोई बीए कर रहा था, कोई एमए कर रहा था, कोई पीएचडी कर रहा था, कोई एलएलबी कर रहा था, कोई बारेटला, कोई डीलिट, कोई एमफिल, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। उसकी स्कॉलरशिप मिलती थी और स्कॉलरशिप से हम अपना खर्चा चलाते थे। हमारे बच्चों की कम से कम ज्यादा भी नहीं है, उस स्कॉलरशिप से उनका खर्चा तो निकलता था, उनकी बुक्स वगैरह का खर्चा तो निकलता था। लेकिन अभी आपके गांव से ही मेरे बहुत से युवा साथी एमए, बीए, पीएचडी कर रहे होंगे। उनसे एक बार पूछ के देखना आप कि उनकी जो स्कॉलरशिप थी वो कितनी आई है। उसके बाद स्कॉलरशिप भी दूर की बात है, फिर एक चीज और इन लोगों ने कर दी। जो एमबीबीएस के लिए हम अपने बच्चों का कोर्स करवाते थे, डॉक्टर के लिए हम चाहते थे कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन उल्टा क्या कर दिया, हमारे बच्चों को गुलाम बनाने के लिए सबसे पहले शिक्षा को इन्होंने खत्म करने का काम किया। और शिक्षा को किस प्रकार से खत्म करने का काम किया है? शिक्षा सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो सरकारी स्कूल थे उनका इन्होंने मात्र गेट चेंज करवा दिया। और वो गेट चेंज करवाने के बाद उसके ऊपर क्या लिख दिया, मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। लेकिन वो मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनते ही उसकी फीस भी निर्धारित कर दी गई कि इतने रुपए आपकी एडमिशन फीस लगेगी और इतने रुपए आपकी मंथली फीस लगेगी। सम्मानित साथी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या किसी भी चीज का मात्र गेट चेंज करने से उसकी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी? इतने इन्होंने मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल बताए हैं। हम आपके माध्यम से सरकार से भी जानना चाहते हैं कि ये हमारी वीडियो देखो लाइव भी चली हुई है और बहुत से साथी देख रहे हैं, और वो शासन प्रशासन के पास भी जरूर पहुंचती है, क्योंकि यहाँ की जो IBCID है उनकी भी नजर रहती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जितने भी इन्होंने मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाए हैं, उनके अंदर कितने अध्यापक इन्होंने बढ़ाए हैं, कितने अध्यापक वहां पे भेजे हैं पोस्टिंग करके? तो फिर क्यों ये प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है कि मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना दिए? उसके बाद जो MBBS की मैं बात कर रहा था, MBBS की फीस, MBBS का कोर्स करवाने के लिए 1 साल की फीस 54,000 रुपए होती थी। और 54,000 रुपए हम किसी से भी ब्याज पे या अंगूठा लगा करके किसी से भी कर्ज लेके हम 54,000 रुपए ले सकते थे और अपने बच्चों का MBBS का कोर्स करवा सकते थे। लेकिन आज उसी कोर्स की फीस इन लोगों ने बढ़ा करके 10 लाख रुपए 1 साल की फीस कर दी है। और ये कोई ये बात नहीं है कि हवा में तीर छोड़े जा रहे हैं। आपको इसी देश के अंदर बहुत से कानून इस चीज की इजाजत देते हैं कि आप इस सरकार से जवाब मांग सकते हैं। जिस दिन आप वोट डालते हैं उस दिन आपकी उंगली के ऊपर स्याही लगाई जाती है। वो स्याही सिर्फ इसी चीज के लिए नहीं लगाई जाती कि आपने वोट डाल करके अपना काम पूरा कर दिया, बल्कि वो इस चीज के लिए भी लगाई जाती है कि उसी दिन जिस उंगली के ऊपर आपकी स्याही लगती है वही उंगली दिखा करके शासन से, सरकार से पूछा जाए कि आप हमारा वोट लेकर के गए थे, लेकिन आपने हमारे लिए क्या व्यवस्था की? और आपके लिए व्यवस्था ये की है कि आपके जो बच्चे पढ़ना चाहते थे, आपके जो बच्चे कोर्स करना चाहते थे, उनके रास्ते बंद करने के लिए इन लोगों ने फीस को बढ़ावा दे दिया, बहुत से स्कूलों को बंद कर दिया। किसी स्कूल के अंदर सरकारी अध्यापक पूरे नहीं है, किसी भी सरकारी स्कूल के अंदर जो लगे हुए थे उनको ही हटा रहे हैं। ये आपको गिफ्ट दे रहे हैं, ये आपके वोट के बदले में आपकी पावर दे रहे हैं। तो जब तक आप कोई भी सरकार चाहे किसी की भी रही हो, जब तक आप उसको उंगली दिखा करके ये नहीं पूछेंगे कि जब मैंने वोट दिया मेरी इसी उंगली के ऊपर स्याही लगी थी, इसी के ऊपर निशान लगा था कि मैंने वोट दे दिया। लेकिन आज मैं आपसे पूछता हूं कि आपने हमारे लिए क्या किया, और आप जब हमारा वोट लेकर के गए थे तो आपने क्या व्यवस्था की? मान्यवर साहब काशीराम जी एक बात कहते थे कि जब तक आपकी भागीदारी संसद के अंदर ना हो तो कम से कम संसद के बाहर सड़कों के ऊपर आपकी हिस्सेदारी उतनी देख लेनी चाहिए कि जो संसद के अंदर कुर्सी के ऊपर बैठा है उसकी कुर्सी हिलने के लिए मजबूर हो जाए और उसको हिलाने वाले आप लोग बनो। जब तक आपका इस देश की सत्ता के ऊपर काबिज नहीं हो जाते, जब तक आपका इस देश के अंदर शासन नहीं आता, तब तक कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं कि इस देश के अंदर जो ये गलत नीतियां सरकार लागू कर रही है उनका विरोध तो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अभी अभी जो ये गुरु रविदास जयंती गई है, हमारे लोगों ने जो हमारे महापुरुष थे उनको सिर्फ 2 ही चीजों का माध्यम बना दिया, एक घंटी का घंटा बजाओ और दूसरा भवन का। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कोई भवन का विषय नहीं थे कि उनके लिए खाली भवन बनवाए जाए उनके नाम पे। क्रांतिकारी संत श्रोमणी गुरुदास जी कोई भक्तिकालीन नहीं थे, कोई उनका ये नहीं था कि उन्होंने चमत्कार किए, उन्होंने घंटे नहीं बजाए थे।
उन्होंने भी आपके देश के लिए क्रांति का आगाज किया था। उन्होंने भी उस समय जो आपके खिलाफ साजिशें रची जा रही थी उनका खंडन किया था। उन्होंने भी आपके लिए सामाजिक सद्भावना भाईचारा बढ़ाने के लिए आपके बीच में संघर्ष किया था। लेकिन उसी गुरु रविदास जयंती के दिन इस प्रदेश के सीएम माननीय मनोहर लाल खट्टर जी एक चीज का ऐलान करते हैं कि जो भी इस देश का बीपीएल राशन कार्ड धारक है उसको हम 80,000 रुपये मकान मरम्मत के लिए देने का काम करेंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, आप यहाँ के स्थायी निवासी हैं, ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा, आप अपने गांव के अंदर ही जाकर के देख लीजिए कि कितनों के इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत मकान बने हैं और कितनों को उस मरम्मत के लाभ मिले हैं। जब 50,000 थे पहले वो तो दिलवा दो, 80,000 तो अब दिलवाओगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपके समाज को बकाने के लिए और सिर्फ आपके वोट को पाने के लिए ये घोषणाएं की जाती हैं, ये चुनावी घोषणे किए जाते हैं। तो इन चीजों से भी आपको बचना होगा और उनको बताना होगा कि बताइए जब आपने पहले इतने कर रखे थे तो कितने लोगों को मिले हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं कि कन्यादान राशि हमारे समाज के अंदर एक चीज कहते हैं कि कन्यादान राशि मिलती है। ठीक है भाई, मिलती है, हम भी समर्थन करते हैं, मिलती है। लेकिन कब मिलती है वो? जब हम अपनी लड़की की शादी में 2 से 3 लाख रुपए कर्ज उठा करके लगाते हैं, वो ब्याज बट्टे में उठा करके लगाते हैं और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमें जाना पड़ता है नंबरदार के पास, सरपंच के पास। क्या पता हमने पिछले इलेक्शन में उसके विरोध कर दिया हो, क्या वो हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर देगा, मोहर लगा देगा? उससे भी नहीं मानते, नंबरदार को वीडियो के ऑफिस में लेके जाना पड़ता है और उस दिन हमें आगे तहसीलदार ये वीडियो नहीं मिलता तो नंबरदार कितने दिन जाएगा? उसके बाद क्या होता है? जब कहीं भी हमारी बात नहीं बढ़ती, हमारे डॉक्यूमेंटों के अंदर कमियां निकाल दी जाती हैं। हम देखते हैं कि शायद कोई साथी काम करवा दे, 10-20 हजार रुपये वो मांग लेगा कि मैं आपको दिलवा दूंगा। अरे जब हमने ब्याज बट्टा बैठा के हमने लगा दिए और जितने हमने लगा दिए और उसका ज्यादा हमारे किराए में भुगवा दिए और फिर बीच में मांग लिए, तो नहीं बताओ उन कन्यादान राशि का बने के? या तो वो कन्यादान राशि जिस दिन हमारी लड़की की बारात आ रही है, जिस दिन हमने अपनी लड़की को विदा करना है, या तो उस दिन मंडप में दो और चाहिए तो उससे भी 10-15 दिन पहला, ताकि हम उसके लिए अच्छी व्यवस्था कर सकें। तब माने की कन्यादान राशि है। उसके बाद बात आती है मनरेगा कानूनों की। जो मनरेगा के मजदूर आपके गांव में भी जॉब कार्ड बने हुए होंगे, जो छोटे बड़े किसान हैं वो अपनी जो खेत की फसल है मनरेगा के तहत कटवा सकते हैं। आपके गांव के अंदर मेट भी होंगे, आपके गांव के अंदर जो रोजगार सहायक है वो भी होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि एक जॉब कार्ड के ऊपर 100 दिन का रोजगार है, लेकिन मिलता कितने लोगों को है और किस चीज में दिया जाता है? वो भी आपको पूर्ण तरीके से नहीं मिलता, उसका भी आपको पूरा लाभ नहीं मिलता। तो फिर किस तरीके के ये घोषणाएं हैं? उसके बाद हम मानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इस देश के लिए, हम कहते हैं कि बहुजन समाज के लिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इस देश के लिए, पूरे देश के लिए काम किया था, पूरे देश के लिए संविधान लिखने का काम किया था। क्योंकि आज उनके बनाए हुए संविधान से, उनके लिखे हुए संविधान से ये देश चलता है। अगर आज कोई सड़कों पर आंदोलन करने की किसी को इजाजत मिलती है तो इस देश का संविधान देता है। अगर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार देता है तो वो इस देश का अधिकार देता है, इस देश का जो संविधान है वो अधिकार देता है। जो मौलिक अधिकार हमारे को संविधान के अंदर दिए गए हैं, और जो लोग जिनको कुछ भी नहीं पता, हुआ एक बार ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ करके देखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ करके देखें, उसी से बहुत कुछ समझने को मिल जाएगा। तो उसके बाद उनकी जो हम जींद के अंदर एक मूर्ति की स्थापना करवाई गई थी, उसको बार बार तोड़ा जा रहा है। तो वहां पे भी हम मांग करते हैं कि एक अष्ट धातु की मूर्ति क्यों नहीं लगाई जाती, ताकि लोगों को पता चले कि ये कौन है, ये इस देश का संविधान का रचयिता है। तो इन्हीं चीजों को लेकर के हमने उचाना विधानसभा के अंदर 9 मार्च को गुरु रविदास मंदिर के अंदर एक प्रदर्शन रखा है। और जो प्रदर्शन आपकी अपनी जो बहुजन समाज पार्टी है उसके बैनर के नीचे प्रदर्शन किया जाएगा। और जितनी भी तमाम जो मांगे हैं हमारी, वो मैंने आपको बताई है, उन मांगों को लेकर के हम लोग प्रदर्शन करेंगे, ताकि इस देश को, हमारे आने वाले भविष्य को गुलामी की ओर जाने से रोका जाए, गुलामी की ओर जाने से बचाया जाए। क्योंकि अगर जिस देश का कोई भी, चाहे युवा है, चाहे वो बुजुर्ग है, या कोई भी आने वाला बच्चा है,
जब तक वो अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो ये समझ लीजिए कि जो आपकी आने वाली नस्लें हैं, जो आपकी आने वाली पुश्तें हैं, वो तो गुलाम 100% श्योर है कि वो तो गुलाम होंगी ही होंगी। इसलिए आज जो आपको रोकने के लिए, इसलिए जो आज आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये कानून और ये जो नीतियां ये सरकार लेकर के आई है, तो उसको रोकने के लिए आपको अभी एकजुट होना पड़ेगा, अपने आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। और इसलिए मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी अपनी बहुजन समाज पार्टी के बैनर के नीचे 9 मार्च को गुरु रविदास मंदिर उच्चारण के अंदर एक प्रदर्शन किया जा रहा है, और वो विरोध प्रदर्शन हम सरकार की जो तमाम गंदी नीतियां हैं उनके लिए, उनके खिलाफ एक रोष प्रदर्शन हम कर रहे हैं। तो जितने भी यहाँ के सम्मानित बुजुर्ग हैं, युवा हैं, और जो भी मेरी मातृशक्ति जहां तक भी मेरी आवाज सुन पा रही है, तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शन के अंदर हिस्सा ले, ताकि हम जो मानवर साहब काशीराम जी कहते थे कि आपकी अगर आपकी संख्या संसद के अंदर नहीं है तो बाहर है, तो बाहर है, बाहर आप किस प्रकार से चिताएंगे संसद के अंदर बैठे हुए लोगों को। तो उस चीज के लिए हम जब यहां से उच्चारणा और एसटीएम के मार्फत इस देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपेंगे, तो उनको भी पता चलना चाहिए कि उच्चारणा के अंदर भी कोई है जो अपनी आवाज के लिए, अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा है। तो इसी प्रकार से हम अपनी आवाज को संसद के अंदर पहुंचा सकते हैं। तो सम्मानित साथियों, आपसे एक बार फिर पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए इस प्रदर्शन का बड़े से बड़ा हिस्सा बनिए और हमारा साथ दीजिए। और ये हमारा ही नहीं बल्कि आप सभी का आंदोलन है, आप सभी के हक अधिकारों के लिए आंदोलन है। तो आप सभी ने मुझे इतनी देर तक झेला, आप सभी ने मेरी बातों को इतनी देर तक सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय भीम, जय भारत।